नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में टीजीटी पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण बिंदुवार नोट्स अध्ययन करेंगे और इस बिंदुवार नोट्स में आपको टॉपिक वाइज जो महत्वपूर्ण है उसका अध्ययन करने को मिलेगा। तो आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक में सबसे पहला टॉपिक चित्र संयोजन के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। इसके बाद इसमें हम लोग परिपेक्ष, क्षय वृद्धि, माध्यम व प्रविधियाँ, जल रंग, पेंसिल, तैल रंग और टेम्परा का भी अध्ययन करेंगे। तो ये परीक्षा पॉइंटर की दृष्टि से आपको ये जो नोट्स मिल रहा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अगर आपने यहाँ से हर टॉपिक के नोट्स को पढ़ लिया तो निश्चित ही आपके सभी पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को देखते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो सबसे पहला चित्र संयोजन के सिद्धांत के विषय में अध्ययन करते हैं। तो मनुष्य अपनी विचारधारा में एक व्यवस्था चाहता है। इसी व्यवस्था को कला की भाषा में संयोजन कहते हैं। संयोजन के मुख्यतः 6 सिद्धांत होते हैं। मुख्य रूप से 6 है संयोजन के सिद्धांत। पहला है सहयोग, दूसरा है सामंजस्य, तीसरा है संतुलन, चौथा है लय या प्रवाह, पांचवा है प्रभाविता और छठवां है प्रमाण। तो सबसे पहले सहयोग की बात करें। सहयोग क्या होता है? सहयोग का मुख्य कार्य संयोजन को बिखराव से बचाना होता है। चित्र के विभिन्न तत्वों के तर्क, संवत, संबंध को सहयोग कहते हैं और कला के तत्वों का ऐसा संयोजन जो चित्र के समस्त अवयवों में एक सूत्रता उत्पन्न करे तथा जिससे एक ही भाव व्यक्त हो, वो एकता कहलाता है। सहयोग 2 प्रकार का होता है, एक साधारण सहयोग होता है, दूसरा जटिल सहयोग होता है। तो सहयोग 2 प्रकार के हैं, सहयोग, साधारण सहयोग और जटिल सहयोग। अगला देखते हैं संयोजन का सिद्धांत दूसरा, सामंजस्य। सामंजस्य क्या है? सामंजस्य कला सृजन का वह सिद्धांत होता है जिसके अनुसार चित्रण के सभी तत्व मेल खाते प्रतीत होते हैं और चित्र में जो निरर्थक तत्व होता है वो हटा दिया जाता है। चित्र में सामंजस्य को रेखा सामंजस्य, रूप सामंजस्य, पोज सामंजस्य, रंग सामंजस्य आदि के द्वारा प्राप्त किया जाता है। उष्ण या गर्म रंग का प्रयोग सामंजस्य में सहायक होता है। याद करिएगा, उष्ण रंगों का प्रयोग सामंजस्य में सहायक होता है। एक या अनेक संदर्भों में समानता रखने वाले कला तत्वों का समन्वय ही सामंजस्य होता है। अब संतुलन की बात करते हैं। संतुलन क्या होता है? तो कला तत्वों की व्यवस्था को संतुलन, बैलेंस कहते हैं। जो कलागत तत्वों की व्यवस्था है उसी को संतुलन कहते हैं। संतुलन प्रकृति का मूलभूत सिद्धांत होता है। संतुलन प्रकृति का मूलभूत सिद्धांत होता है। संतुलन का मुख्य उद्देश्य आकर्षण को अनुचित रूप से केंद्रीकृत एवं असंतुलित होने से बचाना होता है। संतुलन 2 प्रकार का होता है। पहला होता है औपचारिक और दूसरा होता है अनौपचारिक। तो संतुलन 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक संतुलन और अनौपचारिक संतुलन। जब समान भार अथवा आकर्षण केंद्र से बराबर की दूरी पर हो तो इस प्रकार का संतुलन औपचारिक संतुलन कहलाता है। तो औपचारिक संतुलन क्या है? जब समान भार अथवा आकर्षण केंद्र से बराबर की दूरी पर हो तो इस प्रकार का संतुलन औपचारिक संतुलन कहलाता है और जब असमान भार अथवा आकर्षण केंद्र से विभिन्न दूरी पर रहकर संतुलित रहते हैं तो अनौपचारिक संतुलन कहलाते हैं। चित्र में जो वर्ण के बड़े क्षेत्र का प्रभाव शांत रहना चाहिए जबकि छोटे क्षेत्र में विरोधाभास रहना चाहिए, वो वर्ण संतुलन में होता है। वर्ण संतुलन में विस्तृत क्षेत्र में ठंडे रंग का प्रयोग
तथा लघु क्षेत्र में गर्म रंग का प्रयोग होना चाहिए। वर्ण संतुलन में विस्तृत क्षेत्र में ठंडे रंगों का प्रयोग और लघु क्षेत्र में गर्म रंग का प्रयोग होना चाहिए। लय देखते हैं। तो लय क्या है? तो सामंजस्यपूर्ण अवयव को पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को लय कहते हैं। किसी चित्र में लय गति का सुव्यवस्थित स्वरूप जिसमें दृष्टि विचरण निर्बाध हो सके प्रवाह या लय गति को प्रस्तुत करता है। प्रवाह समस्त तत्व मिलकर उत्पन्न करते हैं। कला में प्राण आता है लय से। तो कला में प्राण किससे आता है? लय से आता है। अगला जो सिद्धांत है प्रभाविता है। जब किसी चित्र की रचना में दृष्टिगत प्रभाव को महत्व दिया जाता है तब वहाँ प्रभाविता का सिद्धांत होता है। चित्र में संयोजन को व्यवस्थित रूप देने हेतु प्रभाविता का पालन अनिवार्य है। किसी एक आकृति को अन्य आकृतियों की तुलना में प्रमुखता देना प्रभाविता कहलाता है। और प्रभाविता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अजंता गुफा संख्या 1 में बोधिसत्व पद्मपाणि में देखने को मिलता है। अब अगला सिद्धांत है प्रमाण। प्रमाण को संबद्धता का सिद्धांत भी कहते हैं। और प्रमाण का संयोजन से तात्पर्य आकृतियों को संयोजन में किस अनुपात में विभाजित किया जाए। और प्रमाण भी एक मूलभूत प्राकृतिक सिद्धांत है जो आकार एवं अनुपात से संबंधित होता है। आकृतियों का अपना प्रमाण, लंबाई चौड़ाई का संबंध तथा सभी आकृतियों का एक दूसरे से संबंध होता है। शिल्प शास्त्रों में भी अनेक प्रकार के प्रमाणों का वर्णन प्राप्त होता है जिन्हें लाल व अंगुल प्रमाण के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अब आगे देखते हैं। अगला जो टॉपिक है परिप्रेक्ष्य, जिसको क्षय वृद्धि कहते हैं। परिप्रेक्ष्य एक वैज्ञानिक सिद्धांत होता है जिसके द्वारा चित्र में दूरी या गहराई के प्रभाव को उत्पन्न किया जाता है। तो परिप्रेक्ष्य एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जिसके द्वारा चित्र में दूरी या गहराई के प्रभाव को उत्पन्न किया जाता है। चित्र में परिप्रेक्ष्य से द्विआयामी धरातल पर त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। तो चित्र में परिप्रेक्ष्य के माध्यम से द्विआयामी धरातल पर त्रिआयामी का प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। परिप्रेक्ष्य की खोज पुनर्जागरण काल से माना जाता है। परिप्रेक्ष्य मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक रेखीय, दूसरा वर्णीय। तो रेखीय परिप्रेक्ष्य और वायवीय परिप्रेक्ष्य। अब आगे देखते हैं। वस्तु को देखते समय 3 आयामों लंबाई, चौड़ाई व गहराई का भ्रम उत्पन्न करना ही परिप्रेक्ष्य कहलाता है। चित्र धरातल में केवल लंबाई व चौड़ाई 2 आयाम होते हैं। चित्र में केवल लंबाई व चौड़ाई 2 आयाम होते हैं। रेखीय परिप्रेक्ष्य में रंग के धुंधलेपन के अतिरिक्त इसमें पृष्ठगामी रूप का क्षय हो जाता है और पीछे की ओर जाती हुई समांतर रेखा एक निश्चित कोण पर झुकती हुई प्रतीत होती है, जैसे संदूक, भवन, घन आदि। दूर की वस्तु धुंधली एवं पास की वस्तु चमकदार दिखाई देती है। दूर की वस्तु धुंधली और पास की वस्तु चमकदार दिखाई देती है। उसे वायवीय परिप्रेक्ष्य कहते हैं। रेखीय परिप्रेक्ष्य के आवश्यक अंग क्या क्या है? तो रेखीय परिप्रेक्ष्य के आवश्यक अंग चित्रतल, स्थिर बिंदु, दृष्ट बिंदु, दृष्टपथ, क्षितिज रेखा और अदृश्य बिंदु। तो ये सब रेखीय परिप्रेक्ष्य के आवश्यक अंग है। अब अगला जो टॉपिक है माध्यम व प्रविधियाँ का अध्ययन करेंगे। अब माध्यम व प्रविधियाँ में देखते हैं। तो भारतीय शिल्प शास्त्रों में कला के लिए प्रावैधिक ज्ञान आवश्यक बताया गया है। तो भारतीय शिल्प शास्त्रों में कला के लिए प्रावैधिक ज्ञान को आवश्यक बताया गया है। तो समस्त प्राविधियों के प्रयोग
का आधार व पदार्थ है जो चित्र रचना के समय रंगों को मिश्रित किया जाता है। इसे कला की भाषा में माध्यम कहा जाता है। और माध्यम दो प्रकार का है, एक है शुष्क माध्यम, दूसरा आर्द्र माध्यम। शुष्क माध्यम दो प्रकार का है, एक चूड़ित और दूसरा पेस्टल। रंगोली, साझी, चौकपूर्णा चूड़ित माध्यम के अंतर्गत आएगा। प्राचीन शास्त्रों में चित्रों की चूड़ित पद्धति को धूल चित्र भी कहा जाता था। धूल चित्रों की रचना प्रायः भूमि पर की जाती है। बंगाल की लोक कला अल्पना में पानी मिलाकर रंग को जमीन पर सजाते हैं, अतः इसे शुष्क माध्यम में नहीं रखते हैं। तो बंगाल की जो लोक कला अल्पना है उसमें पानी मिलाकर रंग को जमीन पर सजाते हैं, तो इस शुष्क माध्यम में नहीं आएगा। पेस्टल सर्वशुद्ध और साधारण माध्यम है या शुष्क माध्यम है। पेस्टल रंग के लिए कागज खुरदुरा होना चाहिए। पेस्टल रंग के लिए कागज कैसा होना चाहिए? खुरदुरा होना चाहिए। और पेस्टल रंगों को धरातल पर अस्थायी करने के लिए फिक्सेटिव घोल को लगाते हैं। तो पेस्टल रंगों को धरातल पर अस्थायी करने के लिए फिक्सेटिव घोल को लगाते हैं। अब पेस्टल रंग में फिक्सेटिव के प्रयोग में सूखे रंग का प्रयोग करते हैं। पेस्टल रंग का प्रयोग 15वीं शताब्दी के आरंभ से और 16वीं शताब्दी में दिखाई देने लगा था। तो पेस्टल रंग का प्रयोग 15वीं शताब्दी का आरंभ से शुरू होता है और 16वीं शताब्दी में दिखाई देने लगा था। पेस्टल रंग का सफल प्रयोग 20वीं शताब्दी के यूरोपीय कलाकार एडगर देगा ने किया। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेस्टल रंग का सफल प्रयोग 20वीं शताब्दी के यूरोपीय कलाकार एडगर देगा ने किया, जिन्होंने इस माध्यम को अन्य माध्यमों के मिश्रण से नए प्रभाव उत्पन्न किए। तैल पेस्टल साधारण पेस्टल रंगों की अपेक्षा अधिक अस्थायी है। तो तैल पेस्टल साधारण पेस्टल रंगों की अपेक्षा अधिक अस्थायी होती है। अब अगला आते हैं जल रंग। तो जल रंग की खोज 18वीं शताब्दी में पॉल सेंट वाई इंग्लैंड में की थी। तो जल रंग की खोज 18वीं शताब्दी में पॉल सेंट वाई ने इंग्लैंड में की थी। जल रंग मुख्यतः कागज पर किया जाता है। जल रंग मुख्य रूप से कागज पर किया जाता है। जल रंग चित्रण के लिए सेबल नामक हिरण के बालों की तूलिका सर्वोत्तम मानी जाती है। जल रंग ट्यूब तथा टिकिए के रूप में आते हैं। ट्यूब के रंगों की अपेक्षा टिकियों के रंग अधिक उत्तम माने जाते हैं। जल रंग चित्रण हेतु मोटा व कड़ा कागज प्रयोग किया जाता है। चीन में निर्मित कागज जल रंग के कार्य के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। जल रंग चित्रण के लिए कैंट, फैब्रियानो, सैंडर्स, कार्ट्रिज तथा व्हाइट्समैन के धरातल उपयोग में लाए जाते हैं। व्हाइट्समैन कागज का उत्पादन इंग्लैंड के व्हाइट्समैन कंपनी में होता है। जल रंग में लाइट टू डार्क इंपॉर्टेंट है। जल रंग में लाइट टू डार्क के आधार पर कार्य किया जाता है। जल रंग चित्रण में हाईलाइट दिखाने के लिए कागज को श्वेत छोड़ा जाता है। जल रंग में सफेद रंग मिला देने से पारदर्शिता खत्म हो जाती है। तकनीकी दृष्टि से जल रंग की दो श्रेणियां हैं, पारदर्शी और अपारदर्शी। पारदर्शी में वॉश, ग्लेजिंग, आला प्राइमर, स्पर्जिंग और वेराइगेटेड ये पारदर्शी माध्यम है। अपारदर्शी में स्टिपलिंग, स्क्रम्बलिंग, ड्राई ब्रशिंग, ग्वाश और ओपेक ये अपारदर्शी माध्यम आते हैं। आगे टेम्परा का अध्ययन करते हैं।
अच्छा, इसमें देख लेते हैं। और गोद मिश्रित अपारदर्शक रंग को ग्वास कहते हैं। गोद मिश्रित अपारदर्शक रंग को ग्वास कहते हैं। जल रंग में कागज साधारणतः 3 श्रेणी में प्राप्त होता है: चिकना, माध्यम और मोटा। चलिए आगे देखते हैं। पेंसिल। तो पेंसिल की खोज 1662 ईस्वी में इंग्लैंड में H.L. फेबर ने किया। तो पेंसिल की खोज 1662 ईस्वी में इंग्लैंड में H.L. फेबर ने किया। पेंसिल कंपनी की स्थापना 1761 इंग्लैंड में हुई थी। पेंसिल का सर्वप्रथम प्रयोग मिस्रवासियों द्वारा 16वीं शताब्दी में किया गया। पेंसिल के लिए सीडार की लकड़ी अच्छी मानी जाती है। पेंसिल के लिए सीडार की लकड़ी अच्छी मानी जाती है। पेंसिल में काला वाला भाग ग्रेफाइट से निर्मित होता है। एच पेंसिल सबसे हार्ड होती है और उसमें H, 2H, 3H, 4H जितना बढ़ेगा उतना हार्डनेस होगा। बी पेंसिल सॉफ्ट व मुलायम होती है। बी, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B जितना बढ़ेगा उतनी उसकी मुलायम और ब्लैकनेस उतनी बढ़ेगी। HB पेंसिल H हार्डनेस और B ब्लैकनेस का द्योतक होता है। पेंसिल 15 डिग्री एंगल पर दिखाई पड़ती है। इम्पोर्टेंट है ये। आधुनिक लेड पेंसिल का आविष्कार किया था N.J. कांटे ने। तो आधुनिक लेड पेंसिल के आविष्कारक N.J. कांटे थे। ईगल पेंसिल कंपनी की स्थापना बावेरियन अप्रवासी डेनियल बिरुलोजाइमर ने 1856 न्यूयॉर्क शहर में किया था। सामान्य पेंसिल की लंबाई 15 सेंटीमीटर या 7.5 इंच होती है। सामान्य पेंसिल गोल व हेक्सागोनल होती है। सर्वश्रेष्ठ पेंसिल HB पेंसिल को माना जाता है। अब तैल रंग की बात करते हैं। तैल चित्रण जो है मध्यकालीन माध्यम है और इस पद्धति का चित्रांकन अस्थायी रहता है और इसमें चमक भी रहती है। यूरोप में इसका प्रचलन व्यापक रूप में हुआ है। तैल रंग की खोज 14वीं और 15वीं शताब्दी में आइक बंधु जानवान आइक ने नीदरलैंड हालैंड में किया था। तैल रंग गहरे से हल्का डार्क टू लाइट लगाया जाता है। तैल रंग के लिए सर्वोत्तम जो चित्रभूमि है कैनवास होती है। तैल रंग चित्रण के लिए माध्यम के रूप में साधारणतः तारपीन का तेल और अलसी का तेल का प्रयोग किया जाता है। तैल रंग में कैनवास मुख्यतः लिनेन या सूती कॉटन इन दोनों मिश्रित धागों से बनता है। तैल रंग में कैनवास मुख्यतः सूती कॉटन या लिनेन दोनों के मिश्रित धागों से बनता है। तैल रंग के में जो चित्रण के लिए हॉग हेयर सूअर के बालों की तुलना सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तैल चित्रण में डीपर का इस्तेमाल किया जाता है। तैल रंग चित्रण की तकनीक जो होती है उसमें स्क्रैम्बलिंग, डाइवर्सिंग तथा ब्रोकन कलर होती है। चीड़ के पेड़ से प्राप्त लीसा को तारपीन का तेल कहते हैं। तो चीड़ के पेड़ से प्राप्त लीसा ही तारपीन का तेल होता है। तैल रंगों को मोम के साथ मिश्रित कर लेने की क्रिया को एनकास्टिंग कहते हैं। तो तैल रंग को मोम के साथ मिश्रित करने की जो क्रिया होती है उसी को एनकास्टिक कहते हैं। अब अगला टॉपिक जो देखते हैं टेम्परा। तो टेम्परा चित्रण की वह विधि है जिसके माध्यम में किसी बंधक या प्रयास का प्रयोग होता है। चित्र बनाते समय रंगों को तैल तथा जलीय दोनों प्रकार के तत्वों से युक्त द्रव्य माध्यम का प्रयोग टेम्परा कहलाता है। आगे देखते हैं। टेम्परा का माध्यम द्रव अवस्था में
जल में घुलनशील होता है, किंतु सूखने के पश्चात उसकी सतह पर जल अथवा तैल भी किसी माध्यम में पुनः कार्य किया जाता है। टेम्परा शब्द टेम्पर से बना है, जिसका अर्थ पदार्थ को कड़ा करना अथवा बल उत्पन्न करना। टेम्परा चित्रण में चित्रभूमि, कागज, ताड़पत्र और चूने द्वारा तैयार भित्ति सतह होती है। टेम्परा चित्रण के लिए चूने द्वारा तैयार भित्ति जो सर्वोत्तम मानी जाती है। तो टेम्परा चित्रण में चूने के द्वारा तैयार की गई भित्ति सर्वोत्तम मानी जाती है। टेम्परा चित्रण के लिए सेबल तथा ब्रिसल तुलिका उपयुक्त होती है। टेम्परा चित्रण में विभिन्न परतों पर काम किया जाता है। आर्द्र माध्यम के अंतर्गत जल रंग, तैल रंग, एक्रोलिक आदि माध्यम आते हैं। और प्रारंभिक यूनानी शवपेटिका पर किए गए चित्रण में टेम्परा का प्रयोग किया गया था। टेम्परा चित्रण के लिए धरातल जिप्सम ग्राउंड, कैसिन ग्राउंड तथा इनामेल लगी धातु की प्लेट आदि पर कार्य किया जाता है। अब आते हैं एक्रोलिक। एक्रोलिक रंग की खोज 20वीं शताब्दी में संडे पेंटर्स ने फ्रांस में इस माध्यम में काम किया। तो एक्रोलिक रंग की खोज 20वीं शताब्दी में हुई और संडे पेंटर्स ने फ्रांस में इस माध्यम में काम किया। एक्रोलिक चित्र का सफल प्रयोग लैट्रिन ग्रुप के द्वारा अमेरिका में 1920 में किया गया। एक्रोलिक चित्रण का सफल प्रयोग लैट्रिन ग्रुप के द्वारा अमेरिका में 1920 में किया गया। एक्रोलिक का जल एवं तैल दोनों माध्यम में प्रयोग किया जाता है। एक्रेलिक रंग पारदर्शी तथा अपारदर्शी होता है। एक्रेलिक रंगों में ग्लास, मैट, जेल माध्यम का प्रयोग होता है। एक्रेलिक सबसे आधुनिक रंग माध्यम है और डॉक्टर ओटो रोहम ने एक्रेलिक रेजिन की खोज की थी। भारत में एक्रेलिक रंग का सर्वप्रथम प्रयोग सतीश गुजराल ने किया था। तो भारत में एक्रेलिक रंग का प्रथम प्रयोग करने वाले कौन थे? सतीश गुजराल। रंगों द्वारा धरातल पर चित्रण करना पेंटिंग कहलाता है, परंतु रंगों को धरातल पर जिस विधि से प्रयुक्त किया जाता है वो तकनीकी कहलाती है। तो रंगों द्वारा धरातल पर चित्रण करना पेंटिंग कहलाता है, परंतु रंगों को धरातल पर जिस विधि से प्रयोग किया जाता है वो तकनीकी कहलाती है। तुलिका, नाइफ या स्टेपला की सहायता से धरातल पर सघन अपारदर्शी रंगों को लगाना इम्पेस्टो कहलाते हैं। तो तुलिका, नाइफ या स्पेटुला की सहायता से धरातल पर सघन अपारदर्शी रंगों को लगाना इम्पेस्टो कहते हैं। इम्पेस्टो का आरंभ ब्रिटिश चित्रकार जॉन ब्रेट बाई ने किया। इम्पेस्टो का आरंभ सबसे पहले ब्रिटिश चित्रकार जॉन ब्रेट बाई ने किया। तो आज के क्लास में इतना ही, और अगले क्लास में भित्ति चित्रण, वास विधि, माध्यम एवं प्रविधियाँ का अध्ययन करेंगे। तो उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।